दोस्तों, मैंने जैसा कहा था, मैं आपके लिए वो माँगा लेकर आऊँगा जो आप मुझे कमेंट करेंगे। और जिस बंदे ने पहले कमेंट किया था उसने मुझसे जो माँगा कहा मैं वही अब अपलोड कर रहा हूँ। अब ये लोग पसंद करेंगे तभी मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लाऊँगा, पर ये मैं 10-15 मिनट का वीडियो बनाने का सोच रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम इसी कहानी से शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में अपने हीरो को देखते हैं जो अपने बारे में बताता है कि मेरे पिताजी बहुत कम उम्र में ही वो चले गए थे। उसके बाद मेरी और मेरी बहन का देखभाल हमारी माँ ने किया था अकेले ही। मेरी माँ ने मुझे एक समय अपने पास बुलाया और बताया कि बेटा, तुम्हें मैजिक सीखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम मैजिक नहीं सीखते तो तुम्हारी अगली ज़िंदगी बहुत ज़्यादा बेकार होगी। मैंने शुरुआत में तो मेरी माँ पे भरोसा नहीं किया, फिर भी मैंने अपनी माँ की बात को नहीं टाला और उसे सीखा। पर कुछ समय बाद में एक चोट लगने के कारण मारा गया। पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मैंने सोचा नहीं थी और मेरी माँ की बात सच निकली। मैं वापस से रिबॉर्न हुआ और जब मैं वापस से रिबॉर्न हुआ तो मुझे मेरी माँ की बात याद आई। बेटा, कोई भी ना किसी के कहने पे कोई बात नहीं मानता। जब उसके साथ वो होता है ना, तभी उस बात को वो मानता है। और ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। चलिए दोस्तों, हम फिर से अब प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक सिटी में एक ट्रेन के पास हमारा हीरो आया हुआ होता है कहीं जाने के लिए। तभी हम अपने हीरो को देखते हैं जिससे टीटी उसका टिकट चेक करने के लिए मांगता है। तभी अपना हीरो उसको दे देता है। तभी वो टीटी उसे यात्रा के लिए शुभकामनाएं देता है। तभी हम देखते हैं उसका नंबर 403 होता है। वह उस जगह पर जैसे ही पहुंचता है तो अंदर पहले से ही एक व्यक्ति बैठा हुआ होता है जो उसके आने पर उसे हेलो ग्रीट करता है। तभी लूकस चेरिस वो अंदर आते हुए उन्हें भी हेलो ग्रीट करता है और अपने आकर जगह पर बैठ जाता है। तभी हम देखते हैं ट्रेन चलने लग जाती है। तभी हम देखते हैं लूकस चेरिस और वो ओल्ड मैन अपने अपने काम में बिजी होते हैं। तभी लूकस चेरी उनकी ओर देखता है जो उन्होंने हाथ में अखबार पकड़ी हुई होती है। उसकी खबर पे उसकी नज़र जाती है। तभी उसकी नज़र उस खबर पर जाती है जो खबर में लिखा होता है कि यूटान राज्य में अब युद्ध खत्म हो चुका है और रानी विजय हो चुकी हैं। तभी ये सुनने के बाद तभी यूटन चैरिस कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है कि यूटान में अब गृह युद्ध खत्म हो चुका है और रानी विजय हो चुकी हैं। तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो उसे एक बार के लिए घूर कर देखते हैं। तभी उसे कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, मुझे भी बहुत ज़्यादा जानकर खुशी हो रही है कि युद्ध अब खत्म हो चुका है। तभी यूटन चैरिस कहता है कि हाँ, आपने सही कहा। पहली तो जब रानी ने युद्ध करना शुरू किया तो आदमियों को अपने टीम में शामिल करने के लिए उन्होंने मना कर दिया, पर उन्होंने आखिरी में सही फैसला लिया और आदमियों को भी अपने टीम में शामिल होने दिया और उसी कारण उन्होंने यह जंग जीता है। तभी वो कहता है, ओह सॉरी, हाँ मैं बहुत ज़्यादा रूड हो गया था, मैंने अपना आपको नाम नहीं बताया, मेरा नाम लूटस चेरिस है। तभी वो कहते हैं, ओह आप सच में मुझे नोबल लगते हैं, आप मेरा कोई उपनाम नहीं है, आप मुझे बस जेराड बुला सकते हैं। तभी लूटस चेरिस कहता है कि आपको बस ऐसा लग रहा है, पर असल में मैं गांव से आया हुआ हूं और मैं सिटी में टीचर की जॉब करने जा रहा हूं। तभी ये सुनने के बाद जेराड कहते हैं कि अच्छी बात है। तभी लूटस चेरिस वापस कहता है कि मैंने कुछ अफवाहें सुनी है महारानी के ऊपर। तभी ये सुनने के बाद जेराड पूछता है कि अफवाहें तो बहुत सी होती है, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये अफवाह सही होगी। तभी वो हैप्पीली बताता है कि क्योंकि ये मैंने बहुत लोगों के मुँह से सुना है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ये जो रानी ने यह जंग जीती है ये किसी वॉरियर या किसी मैजिशियन के कारण नहीं, एक वांडरर भाड़े के सैनिक जिसे सब लोग मार्कियस वेलिस के नाम से जानते हैं, उसके कारण ये जंग जीती गई है। और दोस्तों, यही स्नाइपर अपना असल में हीरो है। तभी हम जेराड को देखते हैं जो उसकी तरफ देखता है। तभी लूटो चेरिस कहता है कि सच में मुझे लगा था कि आपको अफवाहें कुछ फ़र्क पड़ेंगी, पर आपको अफवाहें कोई फ़र्क नहीं पड़ा रही हैं। तभी जेराड कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो बस एक अफवाह है। तभी अपने मन में कहता है कि नहीं, ये कोई अफवाह नहीं है, ये सच्चाई है। ये वो नाम है जो मैं वांडरर के रूप में घूमते समय कई नामों में से एक है, मार्किस वेलिस। तभी वो कहता है कि सच में मुझे लगा नहीं था कि आप अफवाह पे इतना ध्यान देते हैं, लगता है कि आप सिटी के अंदर कोई काम करने के लिए जा रहे हैं। तभी वो कहता है कि हाँ, आपने सही कहा, मैं सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। तभी ये सुनने का दो थोड़ा हैरान होते हुए कहता है कि सच में मेरे सोच से ज़्यादा प्रतिभाशाली है। तभी उसे महसूस हो जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं बाहर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके कारण वह ट्रेन पूरी तरह से हिलने लग जाती है। तभी लूटन चेरिस कहता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या इंजन में ब्लास्ट हुआ है। तभी जेराड कहता है कि नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इस ट्रेन में जो ट्रेन का इंजन है वो बहुत ज़्यादा आधुनिक है और इस ट्रेन को पूरी तरीके से मैजिक से प्रोटेक्ट किया गया है। तब इसका एक ही मतलब होता है, यहाँ पर लुटेरे आए हैं। तभी ये सुनने के बाद लूटन चेरिस कहता है कि क्या बैंडेड, पर वो यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी सुनने के बाद जेराड कहता है कि मुझे लगता है कि वह किसी व्यापारी को यहाँ पर लूटने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तभी ये सुनने के बाद
लूटन चैरिस कहता है कि तब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना शायद से वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। तभी ये सुनने के बाद जेराल्ड कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हमें यहाँ से निकल कर जल्दी से आगे वाले बुगी में चले जाना चाहिए। तभी हम लूटन चैरिस को देखते हैं, जो कहता है कि ठीक है, 2 मिनट रुको, मैं थोड़ा बाहर देख कर आता हूँ। तभी वो थोड़ा बाहर निकल कर कहता है कि हॉलवे में अभी कोई भी नहीं है। तभी जेराल्ड भी बाहर आ जाता है और कहता है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पर जितने भी हमारे अलावा कोई और है ही नहीं। तभी लूटन चैरिस कहता है कि मुझे लग रहा है कि सभी लोग अपने केबिन में अपने आप को बचाने के लिए घुसे होंगे, क्योंकि ये जो केबिन है उन्हें भी प्रोटेक्ट करने के लिए मैजिक से एक डिफेंसिव फॉर्मेशन लगाया हुआ है। तभी सुनने के बाद जेराल्ड कहता है कि नहीं, मुझे कुछ गड़बड़ होने का अंदेशा है। तभी वो कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि जो ब्लास्ट हुआ है वह 3rd बोगी में हुआ है, तो वो लोग यहाँ पर जल्दी आते होंगे, तो हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तभी जेराल्ड कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तभी हम पीछे से देखते हैं, जहाँ से एक बैंडेड आईने को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। तभी जेराल्ड कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ क्यों लग रही है। तभी हम देखते हैं वह एक डैगर निकाल कर लूटन चैरिस पे हमला कर देता है। तभी लूटन चैरिस एक थंडरबॉल बनाकर उसकी ओर फेंक देता है, जिसके कारण उस बैंडेड को चोट लग जाती है। तभी जेराल्ड कहता है, क्या वो मर चुका है। तभी लूटन चैरिस कहता है कि नहीं, बस मैंने उसे हल्का सा झटका दिया है, जिसके कारण वो थोड़े समय के लिए पैरालाइज हो चुका है। तभी लूटन चैरिस उसकी ओर बढ़ते हुए अपनी छड़ी को उसकी ओर करते हुए कहता है कि मुझे बताओ, तुमने इस ट्रेन के ऊपर हमला क्यों किया। तभी हम देखते हैं वो बैंडेड हंसने लग जाता है। तभी लूटन कहता है कि मैंने तुम्हें हंसने के लिए नहीं कहा, मुझे तुम बताओ कि तुमने यहाँ पर हमला क्यों किया, वरना तुम मेरे हाथ से मारे जाओगे। तभी हम देखते हैं वो तेजी से हंसते हुए कहता है कि तुम कमीनो, तुमसे मरने के ही लायक हो। और ऐसा कहकर वो अपना जैकेट खोलता है, जिसके नीचे बॉम्ब लगे हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं बॉम्ब में सिर्फ 1 ही सेकंड बचा होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी हम जेराल्ड को देखते हैं, जो उस अटैक से बच गया होता है। तभी वो कहता है कि लूटन तुम ठीक हो। तभी वो जब आगे देखता है तो कोई भी वहाँ पर होता नहीं। तभी वो सोचता है क्या वो मारा गया। तभी हम देखते हैं वह ट्रेन के बाहर देखता है। तभी वो सोचता है कि ऐसा फिर से हुआ। तभी हम देखते हैं उसके मुंह पे रखा हुआ मास्क ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों समझ ही गए होंगे कि ये है कौन। तभी वो कहता है कि अरे यार, इस चीज़ को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए थे। तभी हम देखते हैं वो अपने मुँह से वह मास्क उतार देता है। तभी वो अपने बारे में बताता है कि तुम लोग मुझसे पूछोगे कि मैंने मार्कियस वैली नाम क्यों रखा, तो मैं पहले ही बता दूं, ये मैंने इसलिए रखा क्योंकि यह एक ऐसा नाम है जो मुझे पुरानी ज़िंदगी में याद था, इसके लिए मैंने ये नाम रखा। मैं वॉन्डरर बन के अपनी पूरी ज़िंदगी घूमता रहा और उसमें कई सारे मैंने काम किए, जिसमें यह नाम भी एक उपनाम जैसा ही रह गया। पर जब मैंने सेना में भाग लिया तब मेरा नाम बहुत ज़्यादा स्टैंड करने लगा। इसके लिए मैं डरने लगा कि लोग मुझे पहचानने लगेंगे, और मैं ऐसा चाहता नहीं था। मैं अपनी ज़िंदगी नॉर्मल तरीके से जीना चाहता था। इसी के लिए मैं आर्मी से भागने का विचार कर रहा था। पर तभी मुझे एक मौका मिल गया। जब रानी जीत गई तब उसके सभी सैनिक शराब के अंदर शराब और थे। तभी मुझे वहाँ से भागने का मौका मिला और मैं वहाँ से भागकर इस ट्रेन में नाम बदल कर निकल गया। पर मैं जब भी कहीं भागने की कोशिश करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मुझे वापस से स्टैंड आउट होना पड़ता है। तभी हम देखते हुए अपना मास्क वापस से फेंक देता है। तभी जेराल्ड अपने मन में सोचता है, लूटन चैरिस, मैं सच में नहीं सोचा था कि तुम्हारी मौत एक ऐसी जगह पर होगी जहाँ पर तुम्हें कोई नहीं जानेगा। फिर भी सच में मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह ट्रेन के ऊपर इन बैंडेड ने हमला कैसे किया। यह ट्रेन इतनी तेज़ी से चल रही और ये पहाड़ों के बीच में ऐसे है, तो बैंडेड तो इस ट्रेन पे पहले से तो हो नहीं सकते हैं। तो इसका सिर्फ एक ही मुझे समाधान लग रहा है कि उन्होंने पहले से ही किसी के साथ अंदर हाथ मिला लिया है। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है कि सर, क्या आप ठीक है। तभी वो कहता है कि क्या मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं जेराल्ड को, जो उसकी गर्दन पकड़कर उसे नीचे लेटा देता है। तभी ट्रेन का स्टाफ पूछता है कि आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने क्या किया। तभी जेराल्ड कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी झूठी सी एक्टिंग में फंस जाऊँगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। इस ट्रेन में यहाँ पर इतने अंदर कोई आ नहीं सकता है, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यहाँ के लोगों ने ही उनकी मदद की है। तो मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तभी हम देख सकते हैं उस ट्रेन के कर्मचारी को बहुत ज़्यादा पसीना आने लग जाता है। तभी कहता है कि आप कैसी बात कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी हम देखते हैं वो अपने हाथों से एक डैगर निकालता है। तभी जेराल्ड उसे रोक लेता है। तभी वो कहता है कि ये तुम्हारा एक्शन ही प्रूव करता है कि तुम उनके साथ हो। तो चलो मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम किसके पीछे हो। तभी हम देखते हो कुछ बोल नहीं रहा होता है। तभी जेराल्ड कहता है कि वो ऐसी बात है, चलो ये मेरे लिए ही अच्छा है। तभी हम देखते हैं वो उसकी गर्दन पर उसका डैगर रखा हुआ होता है। तभी वो उसकी नज़र आगे जाती है। तभी उसे कुछ फील होता है। तभी हम देखते हैं वह ट्रेन ड्राइवर को लात मारकर आगे फेंक देता है और खुद नीचे झुक जाता है। तभी हम उस ट्रेन ड्राइवर को देखते हैं जिसका पूरा शरीर छल्ली छल्ली हो जाता है गोलियों के कारण।
तभी हम देखते हैं आगे से कुछ बैंडेंट आते हैं जिनके हाथ में मशीन गन होती है। तभी उन्हें देखने के बाद जेराड कहता है, तुम लोग कौन हो और तुम यहाँ पर हमला करने के लिए क्यों आए हो? तभी हम देखते हैं बैंडेट कोई भी जवाब नहीं देते और उसके ऊपर हमला करने का आदेश दे देते हैं। तभी हम देखते हैं सभी मिलकर उसके ओर हमला करने के लिए तैयार होते हैं। फिर जेराड उनकी तरफ से देखता है और उनकी मशीन ख़राब हो जाती है। तभी वो कहते हैं कि अरे यार, मेरी मशीन को क्या हुआ, ये चल क्यों नहीं रही है साला तब भड़वा। तभी बैंडेट को समझ आ जाता है कि यहाँ पर क्या गड़बड़ है। तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि वो एक मैजिशियन है। तभी हम देखते हैं जेराड को जो एक मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है उनके सभी वेपन्स को ख़राब करने के लिए। तभी हम देखते हैं कोई और भी एक मैजिक का इस्तेमाल करता है और जेराड को मैजिक करने से रोक देता है। तभी वह बैंडेट का लीडर होता है, वो कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मैं इस जगह पर किसी मैजिशियन से मिल पाऊँगा। तभी हम देखते हैं वह समझ जाता है कि ये यहाँ पर लड़ नहीं सकता। तभी वह वहाँ से कूद जाता है। तभी जो यहाँ पर बैंडेट का मैजिशियन होता है वो कहता है कि उसे यहाँ से भागने मत दो, जाओ और उसे जल्दी पकड़ो। तभी हम देखते हैं वह एक आदमी उसकी बात मानकर आगे बढ़कर देखने चला जाता है। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि वह यहाँ से कूद चुका है। तभी हम देखते हैं उसके सर पे एक पट्टे से हेडशॉट लगती है और उसका काम वहीं पर ख़त्म हो जाता है। तभी एक बैंडेट कहता है, क्या वो लेविटेशन का इस्तेमाल कर कर वह ट्रेन के ऊपर पहुँच चुका है? तभी मैजिशियन कहता है कि बकवास की बातें बंद करो और एक मैजिशियन के खिलाफ तुम नंबर के साथ नहीं जीत सकते हो। इसके लिए तुम्हारे पास जितने भी हथियार हैं सभी उसके ऊपर इस्तेमाल करो। तभी हम देखते हैं वो सारे बैंडेड ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं और जेराड उनके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी हम बैंडेड के मैजिशियन को देखते हैं जो सोचता है कि ये कैसे होता है। वो मैजिक को इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज़्यादा तेज़ है और वो मुझे कोई वॉरियर से ज़्यादा तो वो मुझे कोई असैसिन लग रहा है। वो कौन हो सकता है? तभी उसके ध्यान में एक व्यक्ति का नाम आता है जो है मार्किस वैली। तभी वो सोचता है क्या वो हो सकता है। तभी वो कहता है कि जल्दी यहाँ से चलो, वो शायद से बोगियों को अलग करने के लिए गया होगा। तभी वो सोचता है कि अगर मैं सही हूँ तो हमें से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तभी हम देखते हैं वह देखता है कि पहले से ही बोगी अलग हो चुकी है। तभी हम बैंडेट के मैजिशियन को देखते हैं जो ये बहुत ज़्यादा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है। तभी उसका एक आदमी कहता है कि वो साला वो हमें चकमा देकर यह बोगी अलग करने के लिए आया होगा। तभी हम बैंडेट के मैजिशियन को देखते हैं जो कहता है कि चिंता मत करो, मैंने उसका चेहरा देख लिया है। वो हमारे प्लान को ख़राब करने के कारण मैं उसे उसकी ज़रूर सजा दूंगा, मैं उसे ज़रूर ख़त्म कर दूंगा। तभी ये सुनने के बाद जेराड की आवाज़ उसे उसके दिमाग में सुनाई देती है कि ओह ऐसी बात है, तुमने मेरा चेहरा देख लिया, ये तो बड़ी गलत बात है। तभी उसको बहुत ज़्यादा माना का ओवरफ्लो महसूस होता है। तभी वो जब पीछे मुड़कर देखता है वहाँ पर जेराड एक टाइम मैजिक का इस्तेमाल करता है। तभी वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारे पीछे कब गया। तभी हम देखते हैं वह अपने मैजिक से एक बीम बनाता है और उन सभी बैंडेड के ऊपर हमला कर देता है। तभी हम देखते हैं वो सभी बैंडेड पूरी तरीके से राख में बदल चुके हुए होते हैं। तभी जेराड सोचता है कि चलो अच्छा है, ये सब ख़त्म हो गया है। तभी हम उस बैंडेड मैजिशियन को देखते हैं जो अभी मरा नहीं होता और वह अपने आप को बचाने में कामयाब हो चुका होता है। तभी वह बैंडेड मैजिशियन कहता है, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने हम सभी को क्यों मार डाला? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरे लोग थे जिन्होंने इस आज़ादी के लिए जंग लड़ी और हम बेहतर भविष्य के लिए हम कुछ कर रहे थे और तुमने हम सभी को ख़त्म कर दिया। मुझे बताओ ऐसा क्यों? तभी जेराड कहता है, ओह ऐसी बात है, तुम्हें सच में लगता है कि तुमने बेहतर भविष्य बनाने के लिए कुछ किया है? तुमने सिर्फ उन लोगों को मारा है जो लोग बेगुनाह थे और उन्हें मार के तुमने सिर्फ ये नाम दे दिया कि तुमने उन्हें बेहतर भविष्य के लिए तुमने उन्हें कुर्बान किया है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास कोई हक है मुझे ये कहने का कि मैं गलत हूँ और मैंने गलत किया तुम्हें लोगों को मारकर? तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तुम्हारे कारण मेरा ये राज खुल गया। मैं तो शांति से यहाँ से गायब होना चाहता था पर तुम्हारे कारण मेरा चेहरा यहाँ पर सब लोगों ने देख लिया। तो तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने देता? तुम्हें अगर मैंने ख़त्म ना किया होता तो तुम मेरे बारे में सभी को बता देते और मैं अच्छे से रात में सो नहीं पाता। मुझे हमेशा ये दिमाग में आता कि तुम अभी ज़िंदा हो और तुम मेरा राज पता नहीं कहाँ कहाँ लोगों को बताते फिर रहे हो, तो मैं कैसे सो पाता। इससे बेहतर है कि मैं तुम्हारा यहीं पर निपटारा कर दूँ। तभी हम देखते हैं उस बैंडेड मैजिशियन को कोई बीच से ही फाड़ देता है आइस मैजिक से। तभी ये देखने के बाद जेराड सोचता है कि मैंने नहीं किया। तभी हम देखते हैं उसके पीछे से एक लड़की आती है और दूसरी लड़की की लड़का ये समझ नहीं आ रहा है, पर मेरी गट फीलिंग जो है ना अंदर की और जो इसका दिख रहा है उस हिसाब से मुझे ये लड़की ही लग रही है। तभी हम देखते हैं जेराड उस लाश को देख रहा होता है। तभी वो नाइट कहती है कि ओह तुम बहुत ज़्यादा डर चुके होगे पर अब चिंता मत करो, यहाँ पर आज स्टिल नाइट आ चुके हैं तुम लोगों की मदद करने के लिए। अब दोस्तों यहीं से आपका सेकंड एपिसोड भी शुरू होता है। चलिए दोस्तों हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम कि ट्रेन रेलवे स्टेशन पे आकर रुकी हुई होती है। तभी हम अपने हीरो जेराड को देखते हैं जिसके सामने वही नाइट आई हुई होती है। वो कहती हैं कि मुझे माफ़ करिएगा, हमारी असुविधा के लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है।
और आपने जो हमारे साथ कोऑपरेशन किया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जेरार्ड कहता है कि इसकी कोई बात नहीं है। तभी वो कहती है कि अरे मैं कितनी रूड हूँ, मैंने आपको अपने बारे में बताया नहीं, मेरा नाम वेरोनिका डेविल है। और दोस्तों नाम में ही डेविल है, मैं खुद से नहीं लगाया हुआ, दिखने में ही खतरनाक लग रही है, बच के रहना पड़ेगा इससे। तभी हम देखते हैं वो कहता है कि हेलो मेरा नाम, तभी वो कुछ बोलने पाता है उससे पहले ही वहाँ पर रेगुलर्स पेट्रोलिंग पुलिस में से एक व्यक्ति जिसका नाम लेमन चूस है वो आ गया। सॉरी दोस्तों, हाँ इसका असल में नाम लेमन लस है, वो थोड़ा नाम थोड़ा आगे से वैसा लग रहा था, उनसे गलती से पूरा ले लिया, इसलिए मुझे माफ़ करिएगा। तभी लेमन लस कहता है कि मैंने सुना कि पहाड़ों के बीच में इस ट्रेन पे हमला हो चुका था, तो उन बैंडेट का क्या हुआ। तभी वेरोनिका कहती है कि आप उसकी चिंता मत करिए, हमने सभी बैंडेट को ख़त्म कर दिया है। तभी ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि लेमलेस कहता है कि आपने सभी बैंडेट को ख़त्म कर दिया, पर क्या आपने उसे ख़त्म किया। जहाँ तक हमारे लोगों का मानना है कि वो बैंडेट लोग इस ट्रेन के अंदर इतनी आसानी से घुस नहीं सकते थे, तो इसका मतलब है कि उनका किसी ने मदद की अंदर से। तो क्या आपने उनमें से किसी एक को अंदर देखा था। तभी वेरोनिका सोचते हुए कहती है कि नहीं, हमने किसी ऐसे को तो नहीं मारा जो इस ट्रेन का कोई कर्मचारी हो। तभी वो जेरार्ड की ओर मुड़कर देखती है। तभी हम जेरार्ड को देखते हैं जिसकी पूरी तरीके से फट गई होती है, सोचता है कि लगता है कि अब मैं गया। तभी वो सोचता है कि जो मैंने जेरार्ड की पहचान बनाई थी वो बहुत ज़्यादा बेहतर थी, क्योंकि उससे मैं कहीं भी जाने में मुझे तकलीफ़ नहीं दी। पर अब मैं जेरार्ड की पहचान से कैसे जीऊँ, मैं 40 साल का बुढ़ा नहीं लगता इस समय। अरे इन्हें पता चला कि अगर मैं कोई बेरुपया हूँ तो ये सारे लोग तो मुझे खुद ही मार देंगे, मुझे कुछ ना कुछ तो बहाना बनाना होगा। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग अपने लोगों को लेने आए हुए होते हैं, पर पुलिस उन्हें अंदर जाने नहीं देती। तभी हम अंदर नेमलेस को देखते हैं जो कहता है कि मुझे असुविधा के लिए खेद है, बस मैं आपका टिकट चेक करना चाहता हूँ आपकी पहचान करने के लिए। तभी एक जूनियर पुलिस आकर कहता है कि सर मुझे ये 403 की टिकट मिली हुई है जिसका ऊपर लुटन चैरिस लिखा है। तभी वो टिकट अपने हाथ में नेमलेस लेकर देखते हुए कहता है कि हाँ, लुटन चैरिस 20 साल के व्यक्ति, और जो दूसरे हैं इसमें वो जेरार्ड 40 साल के। तो जेरार्ड कहाँ पर है। तभी वो उसे घूर कर देखते हैं। तभी हम जेरार्ड को देखते हैं। अब दोस्तों इसे जेरार्ड तो बोल नहीं सकते हैं, तो अब हम इसके नए नाम से इसे बुलाएंगे, लुटन चैरिस के नाम से। तो मैं इसे सिर्फ चैरिस बोलूँगा। तभी चैरिस कहता है कि जेरार्ड, जब हम पर बैंडेड ने हमला किया तब उन्होंने एक बम का विस्फोट किया जिससे कारण जेरार्ड उस बम के विस्फोट में मारा गया। तभी हम देखते हैं पुलिस वाला उसकी बात से भरोसा नहीं कर रहा होता, उसे घूर कर देख रहा होता है और अपने हीरो को पसीना आ रहा होता है। और दोस्तों सोच रहे होंगे कि अपना हीरो इतना अच्छा क्यों बन रहा है, वो चाहे तो यहाँ से आराम से निकल सकता है, पर ये ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसे रानी की नज़र में नहीं आना है। ये अपनी ज़िंदगी शांति से जीना चाहता है, पर क्या करे। तभी हम वेरोनिका को देखते हैं जो कहती है कि आप उस पर शक नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए थे तब वही था जो बैंडेट के खिलाफ लड़ रहा था और उसने हमारी कई मदद की है। तभी हम लेमन चूस को देखते हैं जो कहता है कि चलिए ठीक है, मैं आपकी बात पे भरोसा करता हूँ। तभी हम देखते हैं चेरिस को जो अपने मन में सोचता है कि हाँ, आज डेविल ने बचा लिया। तभी वो दोनों लुटन चेरिस के बारे में पढ़ते हैं कि वह सीयू ऑरेन स्कूल के प्रोफेसर हैं। तभी हम देखते हैं वह दोनों उसे एडमिरेशन की तरफ से देखने लग जाते हैं और कहते हैं कि सच में आप इतने कम उम्र में होकर इतने अच्छे पोस्ट पे पहुँच चुके हैं, सच में आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तभी हम देखते हैं वह पूरी तरीके से लुटन चैरिस के कैरेक्टर में आ जाता है और कहता है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लुटन चैरिस हूँ और मैं सीयू ऑरेन स्कूल में प्रोफेसर हूँ, तो क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तभी वह अपने मन में सोचता है कि अच्छा है मैं बच गया। तभी वो वहाँ से भागते हुए कहता है कि चलो अच्छा है, यहाँ की कैमरा तकनीक ज़्यादा अच्छी नहीं है, वरना ये लोग लुटन चैरिस और मेरे अंदर अंतर पहचान जाते हैं। अब मैं बच गया, बस अब मुझे इतना सही करना है कि मुझे एक नई पहचान बनाकर कुछ समय के लिए छुप जाना है। सच में लुटन चैरिस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तभी हम देखते हैं कोई पीछे से लुटन चैरिस को बुलाता है और उसे ये सुनने के बाद उसकी पूरी तरह से फट जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक बटलर खड़ा होता है। तभी वो कहता है कि मैं यहाँ पर आपको लेने के लिए आया हूँ, मैं थियोरन स्कूल में एक बटलर हूँ और मैंने सुना है जब कि ट्रेन पर हमला हुआ है तब मैं बहुत ज़्यादा चिंता में आ चुका था, इसके लिए मैं यहाँ पर आपको खुद से लेने आया हूँ। तभी हम थियोरन एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर वह प्रिंसिपल के ऑफिस में आकर कहता है कि मेरा नाम लुटन चैरिस है, मैंने सुना कि आप मुझसे मिलना चाहती है। तभी हम यहाँ के प्रिंसिपल का चेहरा देखते हैं। कसम से कहता हूँ जब मैंने इसकी आंखें देखी ना तो मुझे ऐसा लगा कि वो मेरे पूरे अंदर तक मुझे झाँककर मुझे मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से जानने लगी है। तभी प्रिंसिपल कहती है कि लुटन चैरिस, मैं सच में आपका बहुत ज़्यादा इंतजार कर रही थी, मैं थियोरन एकेडमी की प्रिंसिपल हूँ, मेरा नाम अलीसा वेरो है, तुम मुझे अलीसा बुला सकते हो, पर हमें
इन्हें प्रिंसिपल ही बुलाना चाहिए, क्या है ना, इससे एक तरीके से क्लास का पता चलेगा। तभी प्रिंसिपल कहती हैं कि मैंने सुना है कि जिस ट्रेन में आप आ रहे थे उस ट्रेन पर बैंडर्स ने हमला कर दिया, आपको कुछ हुआ तो नहीं है? तभी लूटन कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। जब मामला और भी गंभीर होने वाला था उससे पहले ही नाइट्स आ चुके थे। तभी ये सुनने के बाद प्रिंसिपल कहती हैं, ये सुन के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि आपको कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि आप अभी भी सीओ रैन स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में आए हैं, और अगर आपको कुछ हो जाता तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता। तभी वो उसे एक फॉर्म देते हुए कहती है कि आप ये फॉर्म देख सकते हैं, हमने इसके बारे में पहले तो बात की थी, पर इसके अंदर आपके सभी चीज़ें लिखी हैं। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप 2 सालों तक यहाँ पर काम करेंगे और आपकी जितनी सैलरी होगी वो भी इसमें लिखी हुई है। हम आपको रहने और खाने का सभी कुछ मुहैया कराएंगे। तभी लूटन उस फॉर्म को अपने हाथ में लेता है, और जब अपनी तनख्वाह देखता है कि 30 सोने के सिक्के, उतने ही देखकर उसकी पूरी तरीके से फट जाती है, और अपने मन में सोचता है कि इतने सोने के सिक्के तो मैंने पूरी ज़िंदगी भर नहीं कमाए होंगे। इतने पैसे अगर मैं कोरिया में लेकर जाऊं तो ये 300 मिलियन होंगे। इतने पैसे देखकर मेरे दिल में दर्द हो गया। तभी हम प्रिंसिपल को देखते हैं, जो कहती है कि क्या आपको कोई प्रॉब्लम है? और दोस्तों, कसम से इसका चेहरा देखता हूँ ना, ऐसा फीलिंग आती है कि ये मुझे लूट रही है, फिर मैं लूटने से रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को। तभी लुटन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और अपने आप को कंट्रोल करते हुए कहता है कि मुझे अपने आप को शांत करना होगा। सीओरेन स्कूल में पगार तो अच्छी है, पर इसमें सभी नोबल्स के बच्चे पढ़ते हैं। अगर मैं पकड़ा गया तो मैं तो साला मारा जाऊंगा। मुझे अपने आप को सोचना होगा कि क्या मुझे ये करना चाहिए। अरे यार, ये मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, ये पहले से ही कॉन्टैक्ट हो चुका है। अगर मैं नहीं करता हूँ तो मुझ पर और भी ज़्यादा शक होगा। तभी वो कहता है कि हाँ, मुझे सारे शर्तें मंजूर हैं, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तभी हम उसे उसके कॉटेज में देखते हैं, मतलब घर का सीन, जो उसे सीओरेन इंस्टीट्यूट के द्वारा मिला हुआ होता है। तभी वो वहाँ बैठते हुए सोचता है कि अरे यार, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यह काम मुझ पर थोपा जा रहा है और मैं इसे मना नहीं कर पा रहा हूँ। सच में मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि उन लोगों ने मुझे अकेले को रहने के लिए पूरा कॉटेज दे दिया है। अब मैं क्या करूँ? मैं इस काम को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि इसके कारण मुझ पर और भी शक होगा। चलो, ये तो अच्छी बात है, कम से कम इन लोगों ने मुझे उतना समय दिया है कि मैं अपनी तैयारी कर सकूं। मेरे पास अभी 3 हफ्ते हैं सभी तैयारी करने के लिए। मुझे 3 हफ्तों में यहाँ की सारी जानकारी निकालनी होगी। मेरे पास वेस्ट करने के लिए समय नहीं बचा है, मुझे अभी से शुरू करना होगा। तभी हम देखते हैं उसका पेट में से गुड़गुड़ होने लग जाती है। तभी उससे रहने दो, कल से करते हैं। अरे यार, मैं भूल चुका हूँ, प्रिंसिपल ने कहाँ बताया था कि कैंटीन है। तभी हम 2 हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बताता है कि इन 2 हफ्तों में मैंने पूरी तैयारी कर ली है। मैंने जितनी भी पढ़ाने वाली चीज़ें हैं उन सभी को याद कर लिया है। बस बच्चे शैतान ना निकले, बाकी तो सब ठीक ही रहेगा। चलो, अब मुझे चलना चाहिए, यहाँ लोग आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं जो लड़की पीछे बैठी हुई होती है वह कहती है कि सच में मुझे आपको देखकर खुशी हो रही है कि आपको कुछ हुआ नहीं है। तभी हम लूटन को देखते हैं, जो सोचता है कि अरे यार, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। तभी वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे पता नहीं था कि हमारे विद्रोही सेना उस ट्रेन पे हमला कर देगी जिस ट्रेन पर आप थे। तभी हम लुटन को देख सकते हैं, जिसकी पूरी तरीके से फट रही होती है। तभी लड़की कहती है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप यहाँ से 2 हफ्ते से आए हुए हैं और आपने हमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी कि आपको कोई ज़रूरत हो तो मैं आपकी मदद कर सकूँ। तभी लुटन कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, और अपने मन में सोचता है कि अरे यार, मैंने सोचा था कि लुटन चैरिस की पहचान बहुत ज़्यादा सही है, पर वो साला एक भड़वा था, वो एक विद्रोही सेना का लीडर था। चलो अच्छा है, ये लोगों ने उसका चेहरा नहीं देखा, इसके लिए ये लोग मुझे लुटन चैरिस समझ रहे हैं, वरना अभी तक तो इसने मेरी पोल खोल चुकी होती। तभी हम देखते हो माफ़ी मांगते हुए कहती कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आप पर शक नहीं करना चाहती थी। तभी वो कहता है कि चलो ठीक है। तभी सोचता है कि मुझे अपने लिए कुछ जानकारी निकाल लेनी चाहिए। तभी वो कहता है कि मुझे सीरेन स्कूल के बारे में सारी जानकारी मुझे चाहिए। तभी उसके बाद लड़की बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। तभी वो कहती है कि ये जानकारी तो हमने आपको पहले ही भेज चुके हैं ना। तभी लुटन कहता है कि बस मैं चेक करना चाहता हूँ कि जो तुमने जानकारी भेजी उसमें कोई गलती तो नहीं है। तभी अपने मन में सोचता है कि मुझे अपने आप को कंट्रोल करना होगा, उसे मुझ पर शक करने की कोई वजह नहीं देनी है, ये लुटन चरित भड़वा। तभी हम देखते हैं वो अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो प्लान करना ही होगा। तभी वो कहता है कि मुझे बताओ, जो तुमने मुझे जानकारी दी थी वो पूरी सही है। तभी हम देख सकते हो वो कितनी ज़्यादा डर रही होती है। तभी वो कहती है कि हमने जो आपको जानकारी दी थी वो बहुत ज़्यादा सही थी, पर उसमें भी कुछ गलतियाँ थी, और जिन्होंने वो गलतियाँ की थी मैंने उनको सज़ा दे दी है। मैंने उन सब की हड्डियों को तोड़ तोड़ कर अपने कुत्तों को खिला दिया है।
तभी हम लूटन को देख सकते हैं, जिसकी कितनी ज़्यादा फट रही होती है, हम उसे देख के ही समझ रहे हैं। तभी हम देखते हैं वो अपनी कफ रखता है, जिसके कारण वो पूरी तरीके से डर जाती है और कहती है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके आदेश के बिना काम किया, इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी। तभी वो सोचता है कि ये लोग मुझसे बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। सच में क्या लुटेन चेहरा इतना खतरनाक था? तभी वो सोचता है कि मुझे इसी के अंदर टिके रहना होगा। तभी अपनी चाय पीते हुए कहता है कि ठीक है चलो, मुझे बताओ कि क्या मेरे अलावा भी यहाँ पर और भी लोग हैं? तभी ये सुनिया तो कहती है हाँ, यहाँ पर कुल मिलाकर 31 लोग हैं जो यहाँ पर इन्फिल्ट्रेट करने में कामयाब हुए हैं। वो आपके आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। आपको जब भी उन्हें आदेश देना होगा, आपको बस पुरानी जगह पर मिलने आना होगा। तभी हम देखते हो अपनी कप तेज़ी से रखता है। तभी वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे इस तरह से आदेश दे सकती हो? अपनी औकात मत भूलो। तभी वो अपने मन में सोचता है कि वो सच में मुझसे बहुत ज़्यादा डर रही है। तभी हम देखते हैं वो कितनी कँपा रही होती है, हम ये देख सकते हैं। तभी वो डरते हुए कहती है कि मैं आपकी बात समझ गई। तभी लुटेन चार्ल्स उठते हुए कहता है कि अब तो मुझसे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं सिर्फ उसी से मिलूँगा जो मुझसे हायर ऑर्डर पे हो। तभी वो कहती है कि आप हायर ऑर्डर की बात करें, यानी ज़ीरो ऑर्डर की? तभी वो कहता है कि तुम समझ रही हो, जब तक ज़ीरो ऑर्डर से कोई ना हो तब तक मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। तभी वैसा कहकर वहाँ से निकलने लग जाता है। तभी अपने मन में सोचता है, अरे यार ये लुटेन चार्ल्स इतना खतरनाक क्यों है? वो एकेडमी में आकर किसी का मर्डर करने के बारे में प्लान बना रहे हैं। अरे यार मुझे यहाँ से भागना होगा, मुझे यहाँ से निकलना होगा। एकेडमी गई माँ पढ़ा रहे, तलाक इतने पैसों का क्या फ़ायदा अगर मेरी जान ही ना बची। तभी हम देखते हैं लड़की उसे पीछे से बुलाती है। तभी वो पीछे मुड़ते हुए कहता है कि क्या बात है? यानी दोस्तों ये अपने आप को डरावना दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो कहती है कि जब आपको हमसे बात करनी होगी तो आप क्या करेंगे? तभी हम देखते हैं वो कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोलता और सोचता है कि अरे यार मैंने इसके बारे में सोचा नहीं। तभी वो कहता है कि क्या मुझे ये बोलने की भी ज़रूरत है? तभी वो कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आप बस आदेश करना, हम लोग आपके आसपास ही रहेंगे। तभी हम कुछ समय बाद चैरेट को देखते हैं, जो लेटर्स को देखते हैं, जो चैरेट पढ़ रहा होता है। सोचता है कि अरे यार मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा, इतनी अच्छी पहचान कभी किसी की हो ही नहीं सकती है। लुटेन चार्ल्स, चौथे स्तर का मैजिशियन, इतनी अच्छी पहचान, वो भी पूरी तरीके से क्लीन। ये मुझे समझ जाना चाहिए था कि ये पहले से ही बना बनाया हुआ प्लान है और मैं इसके अंदर फंस गया। अरे यार मुझे इतनी जल्दबाजी क्यों थी एक नई पहचान के लिए? ये लुटेन चार्ल्स साला, इसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं है, पूरी तरीके से क्लीन। मुझे इस पर शक क्यों नहीं हुआ? अब मैं क्या करूं? इसमें जितना भी सब कुछ लिखा ही दे अनुसार से मैं तो फंस चुका हूँ। अरे यार अब मैं भागना चाहता हूँ यहाँ से, मुझे यहाँ से जल्दी भागने का कुछ ना कुछ तो प्लान बनाना होगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस भाषा में भी पत्र अभी लोग लिखते होंगे। मेरा यहाँ पर पहला काम है कि यहाँ पर मुझे सभी लोगों का भरोसा जीतना है और उसके बाद जिस तरह के हालात होंगे उस तरह के मुझे ऑर्डर मिलेंगे। अरे यार सच में मेरी किस्मत क्या इतनी फूटी हुई है? मैं सच में समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो कैसे गया। और ये लुटेन चार्ल्स, अरे यार ये उसे मर कैसे गया? जब इसे पता था कि यह एक छुपा हुआ व्यक्ति, एक स्पाई है, तो कम से कम इसे अपने आप को ज़िंदा बचाने की कोशिश तो करनी चाहिए थी। ये साला खुद जाकर मर गया, ये कितना बड़ा बेवकूफ़ था। उसे इतना कुछ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो पहले ही मारा जा चुका है। अब तो मुझे पहले ये सियोरन एकेडमी और वो गुप्त समाज, उन दोनों से बच कर रहना है। मैं उन दोनों को पता लगने नहीं दे सकता कि मैं लुटेन चार्ल्स नहीं हूँ। चलो इतने समय में एक बात तो अच्छी हुई कि मैं आज ये गुप्त समाज से मिल गया, वरना मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि जिस पहचान को मैं सबसे अच्छी पहचान मान रहा था वो मेरे लिए कब्र के अलावा कुछ नहीं है। और चलो अच्छा ये भी समझ आ गया कि लुटेन चार्ल्स यहाँ अकेला नहीं है जो इस एकेडमी के अंदर हस्तक्षेप करके आ चुका है। यहाँ पर पहले से ही कुछ और लोग भी आ चुके हैं, तो बस मुझे पता लगाना कि वो लोग हैं कौन। अगर उन लोगों को मेरी असली सच्चाई के बारे में नहीं पता है तो मैं ज़िंदा बच सकता हूँ, पर मुझे सबसे ज़्यादा डर उसका है जिसने मुझे यहाँ पर रिकमेंड किया है, क्योंकि वो तो मेरी सच्चाई जानता होगा। तो पहले तो मुझे उसे ख़त्म करना होगा और पहले तो मुझे पता लगाना होगा कि वो है कौन। पर उन सभी से ज़्यादा तो मुझे यहाँ के प्रिंसिपल से डर लगता है। उसकी आंखें में देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो मुझे अपने जाल में फंसा रही है, पर मैं अपने आप को छुड़ा भी नहीं पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे चेस के पीसेस की तरह इस्तेमाल कर रही है, पर मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। अरे यार 2 दिन बाद से सेमेस्टर चालू होने वाला है, मुझे अब पहले से ही प्लान बना के तैयार रखना होगा। तभी हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एकेडमी खुल चुका होता है और वहाँ पे सभी पढ़ने वाले बच्चे आ चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं कुछ बच्चे बात करते हुए कहते हैं कि अरे यार तुमने सुना हमारे यहाँ एक नए टीचर आ रहे हैं। अरे तो उन्हें नया टीचर लाना ही पड़ता है क्योंकि पहले के जो टीचर थे वो तो स्कूल छोड़ के चले गए। अरे हाँ यार वो तो इसलिए छोड़ के चले गए थे ना क्योंकि उनकी एक
स्टूडेंट ने उनकी बेइज्जती कर दी थी। असल में स्टूडेंट ने बेइज्जती नहीं की थी। असल में क्या था, टीचर की जो मैजिक सर्कल था ना, वो उनसे ठीक से नहीं हुआ। उनका वो मैजिक सर्कल गलत था। तो स्टूडेंट ने उन्हें पूरी तरीके से बताया, तो उनको शर्म आ गई। इसके चक्कर में उन्होंने यह स्कूल पढ़ाना ही छोड़ दिया और यहाँ से चले गए। तभी दूसरा कहता है, ओह ऐसी बात थी। तभी हम देखते हैं सभी उसकी बात सुन रहे थे, पर एक लड़की उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती है। तभी हम देखते हैं उसका नाम लेकर उसे कोई बुलाता है। तभी हम देखते हैं वह एक गोल्डन हेयर वाली होती है। वो कहती है कि फ्लोरा, वो शायद से तुम्हारी ही बात कर रहे हैं। तभी वो कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो? बस मैंने तो टीचर को उनकी गलती बताई थी और वो बुरा मान गए और उन्होंने इंस्टीट्यूट पढ़ाना छोड़ दिया। मेरी क्या गलती? तभी गोल्डन हेयर कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। तभी फ्लोरा अपने मन में सोचती है कि अच्छा हुआ उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया, वरना तो मैं खुद उन्हें निकलवा देती। तभी हम देखते हैं दरवाजा खुलता है और उसके अंदर से अपना हीरो ल्यूटन चेरिस आता है। तभी हम देखते हैं वह सभी के सामने अपने आप को काम और कंपोज रखते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम ल्यूटन चेरिस है और मैं आप लोगों का नया प्रोफेसर हूँ। तभी हम देखते हैं उसकी बात सुनकर सभी लोगों के अंदर एक तरीके से डर बैठता है। तभी सभी शांत हो जाते हैं। तभी वो कहता है कि आज मैं कोई क्लास नहीं लेने वाला हूँ, पर मैं आप लोगों को आज बताऊंगा कि मैं किस तरह की क्लासेस लूँगा। इसके लिए कृपया करके इसे ध्यान से सुने। मैं आप लोगों की अकेले क्लास नहीं लेने वाला। अब हम लोग सेकंड सेमेस्टर में आ चुके हैं, पर मैं प्रथम सेमेस्टर वाले लोगों को भी पढ़ाऊँगा। तभी ये बात सुनना सभी लोग बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करने लग जाते हैं। तभी चेरिस उन लोगों को रोकते हुए कहता है कि मेरी पहली पूरी बात सुन लो। तुमने पहले भी मैजिक के ऊपर थियरी पढ़ी होंगी, पर मेरी थियरीज अलग है। आप लोगों ने वही पढ़ा है जो किताबों में लिखा है, पर मैं तुम्हें वो बताऊंगा जो प्रैक्टिकल यूज किया जाता है, जंग में जिसे का इस्तेमाल सबसे बेहतर तरीके से कर सके। वैसे मैं तुम्हें टेक्निक सिखाऊंगा। तभी हम देखते हैं कोई अपना हाथ उठाता है। तभी हम देखते हैं वही गोल्डन हेयर वाली लड़की होती है। तभी चेरिस कहता है कि आज के लिए कोई सवाल नहीं, पहले मेरी पूरी बात सुन लो। तुम लोगों ने जो अभी तक प्रैक्टिकल और थियरीज देखी और पढ़ी होंगी, वो सिर्फ किताबी ज्ञान है। मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो तुम अपने जीवन में इस्तेमाल कर सको। और मैं नहीं चाहता कि सिर्फ तुम सेकंड सेमेस्टर वाले लोग ही ये सीखें। मैं चाहूँगा कि ये प्रथम सेमेस्टर वाले लोग भी सीखें। और मेरी ये बात याद रखना, ये मत समझना कि मैं नया प्रोफेसर हूँ तो तुम जो कहोगे मैं उस तरह से चलूँगा। मैं तुम्हारा टीचर हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी तरफ से चलना होगा। तभी हम देखते हैं उसका डोमिनेटिंग हो रहा देखकर सभी लोगों की फट जाती है और सभी उसकी बात सिर्फ शांति से सुनने लग जाते हैं। तभी ल्यूटन चेरिस सोचता है कि मैंने जो आइडिया लगाया वो कामयाब हो जाए। तभी वो अपने आइडिया के बारे में बताता है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उन सभी में सबसे ज़्यादा नर्वस और रॉयल्टी के बच्चे हैं। उन लोगों को अगर प्रथम सत्र के लोगों के साथ बैठाया जाए तो उन लोगों की जो आत्मसम्मान की भावना है उसे ठेस लगेगी और वो लोग मेरे क्लास में नहीं आएंगे। यही मेरे लिए सबसे फ़ायदेमंद की बात है, क्योंकि जितने कम लोग आएंगे उतना मेरा राज खुलने का डर कम रहेगा। इसके लिए प्लीज़ प्लीज़ तुम में से कोई भी मेरे क्लास में मत आना है। तो चलिए, मैंने आपको अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। क्या आपका कोई सवाल है? तभी हम फ्लोरा को देखते हैं जो अपने मन में सोचती है कि ये नए प्रोफेसर सच में बहुत ज़्यादा मज़ेदार हैं। इनकी क्लासेस में तो एक बार जाना पड़ेगा ही। तभी हम चेरिस को देखते हैं जो कहता है कि ओ, आप लोग कोई सवाल नहीं पूछा, तो चलिए ठीक है, तो हम यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करते हैं। और अपने मन में सोचता है कि अरे यार, इन्हें एक तो सवाल पूछना चाहिए था। मैंने कई सारे सवाल तैयार किए थे, पर अच्छा ये इन लोगों ने से किसी ने एक सवाल नहीं पूछा, पर मैंने इतने जो जवाब बनाए थे वो सब बेकार हो गए। तभी वह जब आगे देखता है कि सभी लड़के लड़कियां उसे इज्जत देते हुए उसे बाहर जाने का रास्ता दे रहे हैं, तभी वो सोचता है नहीं, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, नहीं यहाँ कुछ तो गड़बड़ लग रहा है मुझे। तभी हम देखते हैं पीछे से एक और टीचर आती है और कहती है, हेलो, क्या आप नए टीचर ल्यूटन चेरिस है? तभी वो कहती है कि हेलो, मैं भी एक नई टीचर हूँ और मेरा नाम सेलिना है। तभी ल्यूटन चेरिस कहता है कि हेलो, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा प्रोफेसर सेलिना। तभी वो प्रोफेसर सेलिना कहती है कि हेलो, अगर आपने लंच नहीं लिया है तो क्या आप हमारे साथ लंच लेना पसंद करेंगे? तभी वो कुछ मना नहीं कर पाता। तभी हम बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर पहले से ही 2 प्रोफेसर होते हैं और उसमें से जो मेल प्रोफेसर होते हैं वह अपने बारे में बताते हैं कि हेलो, मेरा नाम बीनो है और मैं गोलम के बारे में बच्चों को पढ़ाता हूँ। और दोस्तों, गोलम का मतलब आप समझ जाइए कि जैसे जादूगरों की कठपुतलियाँ ही। और जो दूसरी फीमेल टीचर होती है वह अपने बारे में बताती हैं कि हेलो, मेरा नाम मेरिंडा है और मैं बच्चों को कर्सेस और चार्म के बारे में पढ़ाती हूँ। तभी हम ल्यूटन चेरिस को देखते हैं जो अपने मन में सोचता है कि क्या ये ऐसी जगह है जहाँ पर नए प्रोफेसर को यहाँ के सभी लोगों से मिलाया जाता है। तभी हम एक और प्रोफेसर को देखते हैं जो पीछे खड़े होते हैं और वह ल्यूटन चेरिस को घूर कर देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसकी आंखों से लग रहा होता है जैसे कि वो खड़े खड़े फाड़ के रख देंगे। दोस्तों, गाली तो मैं दूसरी देना चाहता था, पर क्या करूं, वो दे नहीं सकता मैं। तभी हम ल्यूटन चेरिस को भी देखते हैं जिसकी ध्यान उसके ऊपर चला जाता है। तभी वह प्रोफेसर अपनी मुंडी दूसरे साइड कर लेते हैं। तभी हम
सेलिना को देखते हैं जो चेरिस को बताती हैं कि वह क्रिस बेनिमस है, वह एक नोबल है। तभी चेरिस समझ जाता है कि वह इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है, क्योंकि वह एक नोबल है और वह एक कॉमनर और गांव से आए हुए व्यक्ति के साथ कैसे बैठ सकता है। उसकी सुपीरियरिटी की फीलिंग वो हमें साथ में बैठने नहीं देगी, पर वह इन लोगों के बारे में कैसा भी क्यों ना सोचे। यहाँ पर जो भी लोग हैं सभी अपने फील्ड में बेस्ट हैं, इसी के लिए तो यहाँ के प्रोफेसर हैं। तो इसका मतलब है मुझे इन सभी से बच के रहना होगा। तभी क्रिस कहता है कि अरे यार, मैंने सोचा था कि यहाँ मुझे कुछ नए लोग मिलेंगे, पर यहाँ पर ज़्यादातर सभी लोग कॉमनर भरे पड़े हैं। मुझे तुम लोग साथ बैठ के खाने का कोई शौक़ नहीं, इसके लिए तुम मेरे बिना भी जा सकते हो। और ख़ासकर तो तुम लूटन चेरिस, तुम यहाँ पर गांव से आए हो, इसके लिए तुम्हें मेरे सामने बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी हम प्रोफेसर मेरिडा को देखते हैं जो कहती हैं कि तुम्हें लूटन चेरिस के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वो कैसा भी हो, वह हमारे सामने बहुत ज़्यादा पोलाइट है। तभी हम देखते हैं उसके साथ साथ सेलिना और बीनो भी यही बात कहते हैं। तभी क्रिस कहता है कि आप लोग उन्हें कुछ मत बोलिए। अगर क्रिस बेनिमर हमारे साथ लंच नहीं करना चाहते तो हम ही क्यों नहीं चले जाते। तभी सभी चेरिस की बात पर सहमत होते हैं और प्रोफेसर बिनो कहते हैं कि ठीक है, अगर प्रोफेसर क्रिस हमारे साथ नहीं चलना चाहते तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं वो सब वहाँ से निकल जाते हैं। तभी चेरिस अपने मन में सोचता है कि चलो, ये तो अच्छा हुआ कि यहाँ पर मेरे बारे में ज़्यादा सवाल नहीं पूछा गया। चलो, अब मुझे यहाँ पर मज़ा आने लगा है। और ये भी दोस्तों हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। हाँ दोस्तों, आज ये थोड़ा छोटा वीडियो बनाया हूँ, वो थोड़ा क्या है ना, मुझे कहीं जाने का है, इसके लिए मैं थोड़ा ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाया। इसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। पर होगा तो शायद से आज मैं 2 वीडियो डालूँ, पर ये शायद से, हाँ 100% नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। टू बी कंटिन्यू।